हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं दीपक कुमार एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। साथियों, आप सबको जैसे कि पता ही है कि हमारे इस चैनल पर सामाजिक मुद्दों से संबंधित ही हम वीडियो बनाते हैं और मैं वादा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इस तरह के लोग अभी भी जिंदा हैं। आज की कहानी की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान है, सरहद पार पाकिस्तान की ये कहानी है। और कहानी दो ऐसे सगे भाइयों की है जिन्होंने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया बल्कि एक अदालत में उनका जब केस गया तो जज साहब भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इनको सज़ा, कौन सी सज़ा दूं और कितने वर्ष की इनको सज़ा दूं। तो एक ऐसी कहानी लेकर के आपके सामने हूं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये दो सगे भाई हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और इन दोनों सगे भाइयों का जो काम था, जो कारनामा था, वो एक ऐसा कारनामा था कि अगर आप उसको सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया था। उन दोनों भाइयों का जो काम था वो ये था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बेहद गरीब परिवार के दो सगे भाई थे और अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिनकी उम्र 40-45 वर्ष, और ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा है या कोई ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति है, बिल्कुल अधेड़ उम्र के दो भाई और मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाने वाले। और इसके साथ साथ उनको एक ऐसी चीज़ की लत लग गई थी जिसको वे छुड़ा नहीं पा रहे थे, और वो था एक ऐसा कारनामा उनका जिन्होंने उनको एक दरिंदा बताने पे, लोगों को कहने पे मजबूर कर दिया कि ये लोग दरिंदे हैं और नरभक्षी हैं। सम्मानित साथियों, नरभक्षी कहा जाता है जो अपने जैसे व्यक्तियों का मांस खाता है। ये दो सगे भाई, इनको यही लत लगी कि ये अपने ही जैसे व्यक्तियों का मांस खाते थे, और मांस भी कैसा, जो मर चुके व्यक्ति जिनकी डेड बॉडी कब्र में दफनाई जाती थी, उसके बाद ये कब्र को उखाड़ते थे और उखाड़ने के बाद उस लाश को घर लाते थे, उसी तरह से बनाते थे, खाते थे जैसे एक मटन या चिकन को हम लोग बना करके खाते। कहानी शुरू करूं उससे पहले एक बार फिर दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के जो सामाजिक वीडियो होते हैं इनसे अवेयरनेस आती है और थोड़ा सा सचेत हम लोग हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सपोर्ट मिलती है। सम्मानित साथियों, जैसे पहले बताया था, आज की इस कहानी की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान है, सरहद पार पाकिस्तान। एक समय पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बिल्कुल एक ही देश था, पार्टीशन में दोनों अलग हो गए। कहानी शुरू होती है 2011 से। हालांकि ये कारनामा उनका पहले से चला आ रहा था, लेकिन 2011 में उजागर हो गया, लोगों को पता चल गया कि इस तरह के कुछ लोग हमारे मोहल्ले में रह रहे हैं। अगर आपको पता चले कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं, और आपको पता चले कुछ टाइम बाद कि यहाँ पर दो ऐसे शख्स रहते हैं जो मरे हुए व्यक्तियों की बॉडी को चोरी छुपे कब्र में से निकाल करके घर लाते हैं, और घर लाने के बाद में उनका इंसानी मांस खाने का वो रवैया चलता रहता है, और आपको कैसा महसूस होगा, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ऐसे कैसे कर सकता है कोई, इतना पत्थर दिल, इतना राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे हो सकता है। कहानी 2011 से शुरू होती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पंजाब जैसे हमारे भारत में भी एक पंजाब है, तो पाकिस्तान में भी एक प्रांत है पंजाब। वहाँ के ये दोनों भाई रहने वाले, इनका नाम, बड़े वाले भाई का नाम उस्मान अली, मोहम्मद उस्मान अली, और इसके छोटे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली। ये दोनों व्यक्ति मेहनत मजदूरी करते, छोटा मोटा काम करते और अपना काम चलाते, अपना घर चला रहे थे। दोनों बिल्कुल अकेले रहते थे और अन्य व्यक्ति कोई इनके साथ नहीं था, और इनका जो मेन काम था वो मेहनत मजदूरी ही था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। 40-45 वर्ष के दोनों व्यक्ति अपना मजदूरी करते और अपना जो है पेट पालने का काम करते। साथ ही साथ इनको एक ऐसी लत लगी हुई थी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इनको एक ऐसी लत लगी हुई थी जो इंसानी प्रवृत्ति के हिसाब से कतई ठीक नहीं है। इनके आसपास जितने भी कब्रिस्तान थे, ये सब पे नज़र रखते थे कि कहाँ, कब, किस टाइम डेड बॉडी को दफनाया जा रहा है। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग बॉडी का संस्कार करने के लिए अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं लोग, उनके धर्म में बॉडी को दफनाया जाता है, बाकायदा कब्र बनाई जाती है और दफनाया जाता है। हिंदुइज्म में लोगों को जलाया जाता है। अलग अलग मान्यताएं हैं, सबका सम्मान है। तो ये लोग मोहम्मद आरिफ और उस्मान ये नज़र रखते थे, क्योंकि इनके आसपास 2-3 कब्रिस्तान थे, थोड़ा डिस्टेंस पे, कोई 2 किलोमीटर के दायरे में, और एक कब्रिस्तान बिल्कुल इनके जस्ट पास में 400 से 500 मीटर की दूरी पर था। जहाँ ये रहते थे पास में कब्रिस्तान था, और जब भी कोई जनाजा वहाँ से गुजरता था तो ये लोग उस पर नज़र रखते थे, और नज़र ही नहीं रखते थे बल्कि जैसे ही वो दफना करके जाते थे उनके घर वाले उस डेड बॉडी को, वो तुरंत उसी रात को उसकी कब्र खोद करके उस बॉडी को निकाल लेते थे।
जब इनका पता चला 2011 में, हुआ क्या कि इन्हीं के आसपास इनके इलाके में एक महिला की मृत्यु होती है। और मृत्यु होने पर जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी में होता है, सबसे पहले कब्र को बनाया जाता है और कब्र को बनाने के बाद में फिर पूरा बाकायदा जनाजे में उसको रख करके और पूरे तरीके से कब्र तक पहुंचाया जाता है। एक महिला की मृत्यु होती है और महिला को दफनाया जाता है इन्हीं के पास के कब्रिस्तान में। और मोहम्मद आरिफ नाम का ये शख्स पहले से ही नज़र रखे हुए था कि आज यहाँ पर एक डेड बॉडी को दफनाया गया है। आरिफ जाकर के मोहम्मद उस्मान को बताता है, अपने बड़े भाई को बताता है कि आज एक डेड बॉडी को दफनाया गया है। वो लोग प्लानिंग बनाते हैं, रात होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे रात होती है वो अपने पुराने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। जाकर के आसपास देखते हैं, सुनसान इलाका, कोई है नहीं। और हौसले इनके इतने पुख्ता थे कि ना जाने कितने टाइम से ये लोग उस काम को अंजाम दे रहे थे, तो कोई डर या भय इनको वैसे भी नहीं होता था आमतौर पर। इन्होंने आसपास देखा कोई नहीं है और अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उस कब्र को खोद करके, उखाड़ के, सारा कुछ साफ करके उस डेड बॉडी को निकाल लिया। निकाल करके बोरी में भर करके अपने घर ले आते हैं। और घर लाने के बाद इनका वही पुराना तरीका, वही पूरा वहसीपन दिखाना, इनको छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना और जैसे मटन और चिकन हम लोग आमतौर पर घर में बनता है उसी तरह से उसकी करी बनाना और फिर उसको खाना। वो चस्का इनको इतना लग चुका था कि ये अब उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। और जो बचा हुआ जो खराब हिस्सा होता है शरीर का, उसको ये कहीं इधर उधर जमींदोज कर देते थे, फेंक देते थे, कहीं दरिया में उसको बहा देते थे। अलग अलग उसका तरीका इन्होंने ढूंढ रखा था। इनका पता कैसे चलता है, जैसे ही उस महिला को निकाल करके लेके जाते हैं और रात को उसके साथ में वही छोटे छोटे पीस में बना करके और खाते हैं। अगले दिन, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम कोई जनाजा दफन किया जाता है किसी के घर में, तो उस दिन तो उसके घर में मातम का माहौल रहता ही है, लेकिन अगले दिन कुछ व्यक्ति उस कब्र पर जाते हैं और जो भी उनकी मान्यताएं हैं, फातिया पढ़ना या कब्र की देख रेख करना, किसी जंगली जानवर ने कब्र को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तो इस हिसाब से, इस लिहाज से वो लोग वहाँ जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। अब जैसे ही वहाँ जाते हैं तो इनके होश खराब हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं देख करके कब्र का हाल। कब्र पूरा उखड़ी हुई थी और उसमें जो डेड बॉडी दफनाई गई थी वो वहाँ से गायब थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे सामने भी कुछ इस तरह की घटनाएं आए तो हमारे भी होश खराब हो जाएंगे, हमारे भी होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। पहले तो लोगों को लगा, जब वहाँ भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गई और पुलिस को इतला कर दिया गया, तो पहले तो लगा कि शायद कोई ऐसा गिरोह है जो इंसानी अंगों की तस्करी करता है, क्योंकि इंसानी अंगों की बहुत बड़ी मार्केट है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर और बड़े महंगे दामों पर इंसानों के अंग बिकते हैं। तो लगा कि कोई ऐसा गिरोह तो सक्रिय नहीं है हमारे इलाके में जो इस तरह से बॉडी को निकालता है और उनके अंगों की तस्करी करता है। और जैसे इसके ऊपर छानबीन की गई तो वो चीज़ें उनको पुख्ता तौर पर दिखाई नहीं दी कि कोई ऐसा गिरोह है। और फिर पुलिस ने अपने स्तर से छानबीन करना शुरू किया, जांच करना शुरू किया। जांच करते करते 4-5 दिन बीत गए और एक नाम सामने आता है, मोहम्मद उस्मान। अब ये मोहम्मद उस्मान कौन है किसी को नहीं पता, ये क्या करता है बॉडी के साथ में, क्या इनका रवैया रहता है, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। मोहम्मद उस्मान को एक शक के बिना पे उठाया जाता है, थाने लाया जाता है और पूछताछ की जाती है। पूछताछ में जैसे आमतौर पर पहली बार में पुलिस को कोई भी सही बात नहीं बताता है, सब उलझाने की कोशिश करते हैं। उस्मान ने भी वैसा ही किया। उस्मान ने इधर उधर घुमाने का काम किया पुलिस को, लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पे आती है, जब सख्ती बरतती है, तो कहते हैं मुर्दे भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये कहावत है। इसका मतलब ये है कि जब पुलिस अपने पे आती है तो वो पुराने से पुराना जुर्म भी कबूल करवा देती है। और ऐसा ही हुआ उस्मान के साथ में। जो ये मोहम्मद उस्मान अली है, इसको सबसे पहले उठाया गया था। इसको उठाने के बाद में ये बताता है कि मेरा एक और भाई है मोहम्मद आरिफ अली। आरिफ अली को भी इसके बाद उठाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। पहले इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब सख्ती बरती जाती है तो ये टूट जाते हैं। टूटने के बाद में एक कहानी सुनाते हैं और कहानी ऐसी, जब ये सुनानी शुरू करते हैं तो आसपास खड़े पुलिस वाले, जो पत्रकार लोग थे, वो जो आसपास और थाने में लोग थे, वो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग इनसे डरना शुरू कर देते हैं और जो इनके पास जो सटे हुए खड़े थे, बिल्कुल जो इनके पास खड़े थे, वो अपने कदमों को पीछे खींच लेते हैं। कारण ये था कि लोगों को लगा ये नरभक्षी हैं, ये राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आमतौर पर ऐसे लोगों से डर लगता ही है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो वहाँ खड़े हुए लोगों की रूह कांप गई इनकी कहानी सुनकर। कहानी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। जब पता चला
कि मोहम्मद उस्मान अली और मोहम्मद आरिफ अली को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की गई है। इन्होंने एक कहानी सुनाई कि हम लोगों ने सबसे पहले एक 9 साल की बच्ची की कब्र उखाड़ करके उसको उठाया था, और उठाने के बाद में उसको हम घर लेकर के आए थे और उसके छोटे छोटे पीसेस बना करके हमने उसकी करी बना करके खाई थी। अच्छा, इससे पहले क्या होता है कि पुलिस वाले जब इनको गिरफ्तार करते हैं, जब इनके घर पे छापा मारते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक बड़े से पतीले में कुछ पकाया जा रहा है और उसमें से गंध आ रही है, बदबू कुछ इस तरह की आ रही है। और जब उसको चेक किया गया, देखा गया, तो उसमें मांस के टुकड़े थे। अब ये भी नहीं कहा जा सकता था कि ये मांस के टुकड़े इंसान के हैं या किसी जानवर के हैं। उसके लिए फोरेंसिक जांच के लिए वो पतीला भेज दिया जाता है, और जब फोरेंसिक जांच में वो सब क्लियर हो जाता है कि जो इसमें पकाया जा रहा था मांस वो इंसानी मांस है, तब इनका और क्लियर हो जाता है। तो पुलिस को ज़्यादा देर नहीं लगती समझने के लिए, और समझ में आ जाता है कि ये वही इनका कारनामा, ये जो कारनामा हुआ है उसको अंजाम देने वाले यही 2 भाई हैं। जब पुलिस पूछताछ करती है, ये कहानी सुनाते हैं कि हमने सबसे पहले 9 साल की बच्ची को उठाया था और उसकी करी बना करके हमने खाई थी। उसके बाद में 1, 2, 3 और ना जाने कितने, अभी तक तो हमें याद भी नहीं कि कितने हम लोगों ने इस तरह से डेड बॉडी को खा लिया होगा। एक एवरेज के बारे में अगर बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग 150 से 160 के आसपास हम लोगों ने कब्र को उखाड़ करके, और लगभग 150-160 के आसपास हमने मुर्दों को खाया है। वहाँ पे खड़े हुए लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनको, क्योंकि पुलिस का जो काम है वो गिरफ्तार करना है, पूछताछ करना है, और उसके बाद जो सज़ा देने का काम है वो कोर्ट का है, अदालत का है। तो इनको अदालत में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद में कानूनी जिरह चलती है, वकील बहस करते हैं, और उसमें पाया जाता है कि ये लोग इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे थे, तो एक तरह से मुजरिम है, गुनहगार है। अब मसला ये हुआ कि इस गुनाह के लिए पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से कोई भी सज़ा मुकर्रर की ही नहीं गई अभी तक। जज साहब को भी लगा कि इसको मैं सज़ा क्या दूं, क्योंकि उस तरह की सज़ा का कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर कोई किसी व्यक्ति को खाता है तो उसके ऊपर कोई प्रावधान सज़ा का है ही नहीं पाकिस्तानी कानून में। यहाँ उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। तो उनके ऊपर कब्र से छेड़छाड़ करना, इंसान डेड बॉडी को नुकसान पहुंचाना, और कुछ अलग तरह के इस तरह की धाराओं में लिप्त करके जेल भेज दिया गया। और बहुत छोटी सी सज़ा हुई इन दोनों भाइयों को, सिर्फ 2-2 साल की। 2-2 साल की सज़ा होती है। 2011 में ये जेल काटते हैं। जेल काटने के बाद 2013 में रिहा हो जाते हैं। रिहा होने के बाद इन्होंने वो इलाका छोड़ दिया था, क्योंकि जब अगर हमें खुद ही पता लगे कि हमारे पड़ोस में इस तरह के 2 व्यक्ति रहते हैं जो नरभक्षी हैं, जो इंसानों का मांस खाते हैं, तो हम भी उन्हें आमतौर पर अपने पास रहने नहीं देंगे। या तो हम उनसे अलग हो जाएंगे या वो हमसे ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। उन दोनों भाइयों ने वो इलाका छोड़ दिया और उससे कहीं अलग जा करके बस गए। जहाँ ये जा करके रहे उस नई कॉलोनी में, तो आसपास के लोगों को कुछ दिन बाद, उनके रहने के कुछ दिन बाद, वहाँ से एक अजीब तरह की बदबू आने का एहसास होता था। इनके घर से एक गंदी सी स्मेल आने का एहसास होता था। लोगों ने पहले दिन सोचा कि शायद कुछ किसी और वजह से आ रही हो, तो इतना गौर नहीं किसी ने दिया। अगले दिन भी वही सिलसिला, और उसके लगातार 4-5 दिन वो चलता रहा। इसके बाद लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये आखिर है क्या। अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वो उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को इतला कर देता है कि हमारे पास में कुछ लोग, दो लोग आकर के रहे हैं और उनके घर से लगातार एक गंदी सी स्मेल आती है, आप आकर के एक बार देखिए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और उस घर पे दबिश डालती है, इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करती है, और सेम वही 2011 जैसा मंजर उनकी आंखों के सामने फिर दोबारा से उजागर हो जाता है। वही बड़े से पतीले पर कुछ ना कुछ उसमें बनाया जा रहा है, चूल्हे के ऊपर रखा है और उसमें से कुछ बनाया जा रहा है, वो गंध उसमें से आ रही थी। फिर दोबारा से उसको चेक किया गया तो देखा कि इसमें कुछ मांस जैसी कुछ चीज़ बनाई जा रही है। उसको फिर उठा करके उसको फिर जांच के लिए भेजा जाता है। फिर दोबारा से ये प्रमाणित होता है कि इसमें इंसानी अंगों को पकाया जा रहा था। और पुलिस भी समझ गई थी कि ये वही लोग हैं जिनको हमने 2011 में अरेस्ट किया था और अदालत भेजा था, जिनको 2 साल की सजा हुई थी। वहीं उसी के पास, उस पतीले के पास में एक बोरा पड़ा हुआ था। उस बोरे के अंदर 2 साल की गुड़िया की एक सिर की जो खोपड़ी होती है वो उसमें रखी हुई थी, और कुछ हाथ और पैर, इस तरह के अलग अलग अंग उस बोरे में भरे हुए थे, और वो काफ़ी दिन पुराने हो चुके थे, इसलिए वहाँ से बदबू आ रही थी।
किसी की 2 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई होगी और वो कब्र में दफना दी गई होगी, तो उसको वो निकाल के लाए होंगे और बाकी जो फ्रेश अंग होते हैं उनको उन्होंने बनाया और खाया, और उसका जो सिर वाला हिस्सा था वो अभी भी उनके घर में मौजूद था। पुलिस वाले हरकत में आते हैं, थाने लेकर के जाते हैं और फिर दोबारा से पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि ये वही 2 लोग हैं, वही 2 सगे भाई हैं, मोहम्मद उस्मान अली और मोहम्मद आरिफ अली, जिनको हमने 2011 में अरेस्ट किया था। फिर दोबारा से इनके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर इनको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत इनकी सुनने के बाद में, दलील सुनने के बाद में सब कुछ क्लियर हो गया कि ये लोग नरभक्षी हैं और इंसानों का मांस खाते हैं। अदालत के सामने फिर वही कंडीशन खड़ी हो गई जो 2011 में खड़ी थी कि इस तरह के कृत्य का कोई सजा हमारे कानून में है ही नहीं, हम इनको सजा भी सुनाए तो क्या सुनाए। अदालत के सामने असमंजस थी। अदालत अब क्या काम करती है, वहाँ का हाई कोर्ट क्या काम करता है कि वहाँ पे एक और अदालत है, पाकिस्तान में एक और अदालत है जिसका नाम है आतंकवाद विरोधक अदालत। आतंकवाद विरोधक को इन लोगों को सौंप दिया जाता है कि आप इनको अपने हिसाब से सज़ा मुकर्रर करें और इनको अपने हिसाब से सज़ा दें, जो भी आपको सही लगता है। उस अदालत को जब सौंपा जाता है तो मोहम्मद उस्मान अली और मोहम्मद आरिफ अली को आतंकवादी विरोधक जो अदालत है वो सज़ा सुनाती है 12-12 साल की। जेल भेज दिया जाता है और 2013 में ये लोग जेल गए थे और अभी 22 चल रहा है, कुछ टाइम और अभी ये जेल में रहेंगे। अभी वो दोनों लोग जेल में हैं। अच्छा, जेल से भी ज़्यादा उनके ऊपर जो कोशिश की जा रही है वो की जा रही है कि उनके ऊपर डॉक्टरों की एक टीम है जो उनके बॉडी का चेकअप करती है बाकायदा। वो देखने की कोशिश करती है क्या ये मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है, पागल प्रवृत्ति के व्यक्ति तो नहीं है, या अन्य क्या कारण है कि इनको इंसानी मांस इतना अच्छा लगता है कि ये मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, उसको भी कब्र में से उखाड़ करके और घर लेके आते हैं और उसका मटन की तरह बना करके, चिकन की तरह बना करके ये लोग खाते हैं। तो उनके मेंटल जो लेवल की जांच है वो भी की जा रही है और एक समय के हिसाब से 1 महीना 2 महीने में उनको इस जांच के लिए जाना होता है। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से मानसिक बीमार है या पागल हैं या क्या है, कुछ कभी पता नहीं चला। अभी 12 साल की सज़ा 2013 में उनको मिली थी और अभी कुछ टाइम और है उनको बाहर आने के लिए। लेकिन ये जैसे ही बाहर आएंगे, क्या तीसरी बार भी इसी तरह का रवैया इनका रहेगा, इसी तरह की चीज़ें वो दोबारा से दोहराएंगे? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं कि शायद ये सुधर जाएं और इस तरह के कृत्यों को छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कृत्य है अपने आप में। आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपने जैसे लोगों को अगर खा सकता है तो उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा। अगर उससे आप बात करें तो लगेगा कि यार सेम हमारे जैसा व्यक्ति है, लेकिन नहीं, हमारे से कहीं अलग हट करके उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको इंसान में या जानवर में अंतर ही नहीं पता। मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी पर्सनल बात यहाँ पे रखूँ तो वो ये होगा कि इस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं, अभी तो खैर ये 2 लोग पाकिस्तान के सामने आए, अभी तक इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं आया और मैं ये भी आशा करता हूँ कि ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और इनकी जो मानसिकता है ना वो आम आदमी से काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी अलग होती है। क्योंकि एक आम इंसान, एक अच्छे मस्तिष्क वाला जिसका दिमाग काम करता है, वो तो ये काम कभी करेगा ही नहीं। सोच के ही रूह कांप जाएगी एक सिंपल, एक साधारण इंसान की। कि अगर देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो हरी सब्जी का सेवन करते हैं, अन्य कोई ऐसे फल फ्रूट का जो है सेवन करते हैं, जो मांसाहार की तरफ अग्रसर नहीं होते। लेकिन कुछ लोग कुछ जानवरों का मांसाहार करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये दोनों दरिंदे, दोनों वहशी, ये अपने जैसे इंसानों को खा रहे थे। अभी ये जेल में है और 2-3 साल बाद फिर दोबारा से बाहर आएंगे और अगर इनमें सुधार आ गया तो अच्छा है, वरना फिर दोबारा से आपको शायद हो सके कि इस तरह की कहानी फिर दोबारा से सुनने को मिले। अगर मैं इस कहानी का पूरा 100 बातों की एक बात में कहूँ तो ये होगा कि मैं तो उनको इंसान कहूँगा नहीं। जो ये मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद उस्मान है, मेरी नज़रों में इंसान नहीं है, ये एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से वहशी होते हैं और जो जंगली जानवरों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इससे अवेयरनेस आती है, कैसे कैसे लोग हमारे समाज में है ये जानने को मिलता है। और अगर चैनल का काम आपको अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक करके भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं
उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई मुद्दा आपकी नज़रों में इस तरह का है, कोई भी मुद्दा आपके आसपास की कोई घटना है या कोई भी इस तरह की कोई क्रिएटिविटी होती है आपके सामने और आपको लगता है कि वो इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जाए, तो उसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ, पूरी सर्च करने के बाद में प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इस तरह से हो गई होगी कि किस तरह के व्यक्ति आज भी इस धरती पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जल्दी मिलता हूँ एक और नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।